हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अपने 11th के सिलेबस का क्लास 11th बायोलॉजी का द सेकेंड चैप्टर का द प्रोटिस्टास। ठीक है, प्रोटिस्टास के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट कर लिया था सारा टॉपिक्स। मैं 1 बाय 1 टॉपिक वाइज ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ताकि कहीं से भी आपका कुछ छूट ना जाए। ओके, तो प्रोटिस्टास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। प्रोटिस्टास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, उसके बारे में हमारे एनसीईआरटी ने दिया है कि ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड ऑन प्रोटिस्टास। ओके, मतलब इसमें खासियत क्या है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो यूनिसेलुलर्स तो होंगे बट ये फुल्ली डेवलप्ड होंगे। ओके, यूकेरियोट्स होंगे यानी कि फुल्ली डेवलप्ड होंगे और यूनिसेलुलर्स होंगे। सबसे पहली बात, ठीक है, जो कि हम लोगों ने बैक्टीरिया में क्या पढ़ा था कि बैक्टीरिया में अनडेवलप्ड सेल रहता है। ओके, तो सिंस की इवोल्यूशनरी चेंजेस होता जा रहा है तो बैक्टीरिया के बाद प्रोटिस्टास आए। समझ में आया? तो प्रोटिस्टास बैक्टीरिया के बाद आए। प्रोटिस्टास में हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिसेलुलर्स को हम लोग प्लेस कर सकते हैं। इवन वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो यूनिसेलुलर और प्रॉपर डेवलप्ड होंगे वो किस में आएंगे? प्रोटिस्टास में आएंगे। ओके, तो प्रोटिस्टास में और क्या खासियत है? प्रोटिस्टास में और हम लोग अपने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा कई तरह के होते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रोटिस्टास के बारे में कुछ स्पेशल टर्म्स करेंगे। ओके, कुछ स्पेशल टर्म्स, दैट इज उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, दैट इज उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ओके, इस तरह से हम लोग कुछ टर्म्स को कंप्लीट करेंगे प्रोटिस्टास में। तो प्रोटिस्टास के लिए हम लोग सबसे पहले जो टर्म करते हैं प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा के लिए हम लोग जो सबसे पहले टर्म करते हैं वो क्या है, वो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल द यूनिसेलुलर्स एंड यूकेरियोट्स। ओके, all the unicellular and also eukaryotes are placed on प्रोटिस्टास। एक्चुअली में इसे कहा क्या जाता है कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो लिंक विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। मतलब ये हम लोगों को ये लिंक बिटवीन प्लांट, फंगी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में लिंक बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर्स तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम लोग प्लांट में ही देखेंगे, ये एनिमल्स में भी हम लोग देख सकते हैं, साथ ही साथ इसे हम लोग फंगस में भी देख सकते हैं। ओके, फंगस में भी है यूनिसेलुलर्स, तो इसलिए कई तरह के हर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग प्रोटिस्टास को देख सकते हैं अगर वो यूनिसेलुलर कंडीशन में है तो। ओके, एक्चुअली में हम लोग इसको ब्रीफली अगर डिस्क्राइब करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिसेलुलर का होना। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल का बना हुआ है लेकिन डेवलप्ड सेल। ओके, डेवलप्ड सेल। अब इसमें दूसरी खासियत क्या है, इसके अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? रिप्रोडक्शन छोटी क्लासेस में आप लोगों ने जाना होगा कि प्रोटिस्टा में जनरली रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। ओके, एसेक्सुअल। लेकिन अब हम लोग सिंस की बड़ी क्लास में आए हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडवांस थिंग पढ़ेंगे। एसेक्सुअल तो होता ही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है बाय बाइनरी फिशन और बाय स्पोर फॉर्मेशन। बाय बाइनरी फिशन और बाय स्पोर फॉर्मेशन। ओके, ये कुछ छोटे टर्म्स हैं जो आप लोगों ने अपनी 9th-10th के सिलेबस में भी पढ़ा है। बाइनरी फिशन, एक सेल का 2 टुकड़ों में बट जाना, और स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बना करके फिर टुकड़ों में बटना। ओके, ऐसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो ये बाइनरी फिशन से भी डेवलप करते हैं और स्पोर फॉर्मेशन से भी डेवलप करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या जाने कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये बाइनरी फिशन से भी कर सकते हैं और स्पोर फॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो इवन हेप्लॉन्टिक भी होता है और डिप्लॉन्टिक भी होता है। ओके, आप लोग के लिए एक नया वर्ड आया हेप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, वो मैं अभी आप लोग को डिस्कस करूंगी कि क्या है इसका लाइफ साइकिल। ओके, तो कुछ प्रोटिस्टास होते हैं जो हेप्लॉन्टिक भी होते हैं और कुछ प्रोटिस्टास होते हैं जिनका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक भी होता है। समझ में आया? तो कैसे होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ और टर्म्स इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम लोग जब सेक्सुअली कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये किस तरह का होता है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरह से होता है जो हमारे एनसीईआरटी ने हमें दिया है। दैट इज आइसोगेमी, बाय आइसोगेमी, ओके, या बाय एनिसोगेमी
और बाई ऊगेमी। ओके, 3 टर्म्स हमारे एनसीईआरटी ने हमें दिया है, आइसोगेमी, एनिसोगेमी और ऊगेमी। ओके, 3 तरह के टर्म्स हमारे एनसीईआरटी ने दिया। आइसोगेमी ऐसा रिप्रोडक्शन है, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, 2 गैमेट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं आइसोगेमी। एनिसोगेमी ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स सेम टाइप के होते हैं। ओके, इसमें क्या है तरीका हमारे जानने का, देखिए द फ्यूजन गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। ओके, ये मैंने थोड़ा सा अलग कह दिया है। एनिसोगेमी में डिसिमिलर होते हैं। ओके, और आइसोगेमी में सिमिलर गैमेट होते हैं, सिमिलर। ओके, सिमिलर गैमेट, और एनिसोगेमी में डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स। ओके, डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऊगेमी की बात करें तो ये क्या है, ये ऊगेमी जो है इसमें डिसिमिलैरिटी तो होती है लेकिन साथ ही साथ इसमें स्पेशलिटी होती है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट से छोटा होता है। ओके, ये क्या है, ये भी डिसिमिलर है, सिमिलर गैमेट के थ्रू होता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है कि मेल गैमेट स्मॉलर देन फीमेल गैमेट। ओके, और साथ ही साथ मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाके उसे फ्यूज करता है। ओके, बॉडी में फीमेल गैमेट के पास जाके मेल गैमेट उसे फ्यूज करता है। मेल गैमेट मोटाइल इन नेचर होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल इन नेचर होता है। ओके, मोटाइल और ये होता है नॉन मोटाइल। ओके, तो ये 3 तरह का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का हम लोग प्रोटिस्टाज में देखते हैं, एक आइसोगेमी, एक एनिसोगेमी एंड द थर्ड वन इज ऊगेमी। ओके, आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा ये तीनों टर्म्स। आइसोगेमी में सिमिलर गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एनिसोगेमी में डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूज होते हैं। मतलब डिसिमिलरिटी किस में, मॉर्फोलॉजिकली। ओके, मॉर्फोलॉजिकली कि वो देखने में कैसा है गैमेट, मतलब एक जैसा दिखता है साइज में या डिफरेंट साइज में है। ओके, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का टॉपिक। अब नेक्स्टली हम लोग प्रोटिस्टाज में क्या पढ़ने वाले हैं कि इसका लाइफ स्पैन कैसा होता है। ओके, अब इसका लाइफ स्पैन हम लोग देखते हैं। लाइफ स्पैन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटिस्टाज में लाइफ स्पैन हैप्लॉन्टिक भी होता है और डिप्लॉन्टिक भी होता है। ओके, लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल हम लोग इसे कह सकते हैं, लाइफ साइकिल। ओके, कैसा होता है, इसमें एक होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसे मैं आप लोगों को इतने आसानी से बताऊंगी कि आप लोगों को एकदम से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या टर्म्स है हमारा। ओके, 2 टर्म्स है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या है हैप्लॉइड? हैप्लॉइड क्या होता है, द सेल दैट हैव 1 क्रोमोसोम। ओके, द सेल दैट हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओनली n। ओके, मतलब डुप्लीकेशन उसमें नहीं होगा, डबलेट नहीं होगा। ओके, तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हैं सेल में तो उसे हम लोग हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। ओके, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि इसका ज़्यादातर टाइम, इस प्रोटिस्टा का ज़्यादातर टाइम हैप्लॉइड होगा। ओके, इसका बॉडी जो है, बॉडी का स्ट्रक्चर वो हैप्लॉइड होगा, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम लोग कहते हैं। और इसमें जो साइकिल आगे बढ़ेगा वो हैप्लॉइड बॉडी से डिप्लॉइड बॉडी में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब डिप्लॉइड बॉडी बनता है तो उस समय क्या होता है कि वो डिप्लॉइड बॉडी ज़्यादा देर तक कंटिन्यूएशन नहीं कर पाता है, उसमें फिर मियोसिस होकर वो फिर से वापस से हैप्लॉन्टिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने बस बाय द मतलब ऐसे ही आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों को बाय द स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि क्या है। देखिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। यहाँ पे हम लोग एक प्रोटिस्टा लेते हैं जो कि N है। ओके, एक प्रोटिस्टा लेते हैं जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन N है, मतलब उसका बॉडी ही हैप्लॉइड है। ओके, उसका बॉडी ही हैप्लॉइड है। सिंस कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, आप लोग को तो ज़्यादा इसमें डाउट रहने की बात ही नहीं है कि इसमें दूसरा सेल आएगा कहाँ से, है ही नहीं, ये तो एक ही सेल है। ओके, लेकिन एक सेल है और वो भी उसका डोमिनेंट फेस क्या है, वो हैप्लॉइड है। ओके, वो सेल हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड सेल है,
हेप्लॉइड सेल क्या करेगा, आगे जाके गैमेट फॉर्मेशन करेगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कर रहा है। ओके, तो ये गैमेट बनाएगा एन। ओके, 2 गैमेट्स बनाया, इसने नहीं बनाया 2 गैमेट्स, एक अदर सेल ने एक गैमेट बनाया, एक इस सेल ने एक गैमेट बनाया। ओके, आप लोग ये समझिएगा बात को, एक इसमें मेल गैमेट हुआ, एक इसमें फीमेल गैमेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स बने। ठीक है, गैमेट्स बना, इसने तो 2 ही बनाया था बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कौन से प्रोसेस से बनाया, माइटोसिस। क्या है कि आप लोग सेल डिवीजन टॉपिक पढ़िएगा। सेल डिवीजन क्या होता है कि 2 तरह का होता है, एक रिडक्शनल डिवीजन होता है और एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। ओके, सेल डिवीजन के बारे में भी आप लोग को बता दूं। डिवीजन एक होता है रिडक्शनल और एक होता है इक्वेशनल। ओके, रिडक्शनल डिवीजन कैसा होता है, इसमें हमेशा रिडक्शन होता है। अगर 2n सेल है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये n और n में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मतलब कि डिप्लॉयड सेल अगर है, सेलुलर बॉडी है, तो वो हेप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शनल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मियोसिस। ओके, और यही अगर इक्वेशनल की बात हम लोग करें, इक्वेशनल डिवीजन, तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारा बॉडी हेप्लॉयड है तो सेल भी उसका डिवीजन के बाद जो सेल बनेगा वो भी हेप्लॉयड बनेगा। अगर हमारा बॉडी डिप्लॉयड है तो उसका डिवीजन के बाद सेल्स भी डिप्लॉयड बनेगा। ओके, क्या हो जाएगा, इसमें 2 तरह से बनेगा। अगर n है तो इसका जो सेल्स बनेगा वो n बनेगा, और अगर 2n बॉडी है तो इसका जो सेल्स बनेगा वो 2n बनेगा। एकदम से क्लियर हो गया ये टॉपिक हमारा। क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन किससे होता है, बाय माइटोसिस। ओके, 2 तरह का सेल डिवीजन आप लोगों ने समझ लिया। सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस इज ऑलवेज रिडक्शनल इन नेचर, माइटोसिस इज ऑलवेज इक्वेशनल इन नेचर। मियोसिस डिवीजन जब भी होता है तो वो जनरली 2n सेल्स में होता है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है। ओके, मियोसिस डिवीजन हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में होगा और जब भी होगा तो वो हेप्लॉयड सेल्स बनाएगा। और यही माइटोसिस डिवीजन जब भी होगा वो हेप्लॉयड सेल में भी हो सकता है, डिप्लॉयड सेल में भी हो सकता है, और जब भी होगा तो वो इक्वेशनल टू पेरेंट बेबी प्रोडक्शन करेगा। ओके, जैसा पेरेंट रहेगा, हेप्लॉयड रहेगा तो हेप्लॉयड बेबीज बनेगा, डिप्लॉयड रहेगा तो डिप्लॉयड बेबीज बनेगा। ओके, इसको आप लोग एकदम दिमाग में रखिए कि क्या है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पे n था, हेप्लॉयड सेल था। ओके, तो हेप्लॉयड सेल था तो क्या उसमें चांसेस है कि वो मियोसिस कर सकता है, नहीं कर सकता है, नो, कभी नहीं। ओके, तो उसमें क्या होगा, वो माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके वो 2 भागों में बटेगा। ओके, 2 भागों में बटा यानी कि उसने गैमेट्स प्रोड्यूस किए। ओके, वो गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे। ओके, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एक गैमेट मेल गैमेट होगा, एक गैमेट फीमेल गैमेट होगा। ऐसा हो सकता है, मे बी द पॉसिबिलिटी कि अदर गैमेट आकर के फ्यूज करे, हो सकता है दूसरे किसी प्रोटिस्टा का गैमेट आके फ्यूज करे, हो सकता है। ओके, इसमें हो सकता है, मे बी द पॉसिबिलिटी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये 2 गैमेट्स बने, दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन जब हुआ, जब इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, तो यहाँ पे बना जाइगोट। क्या बना, यहाँ पे बना जाइगोट। जाइगोट जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है, ऑलवेज जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नेचर। आप लोग जानते हैं जाइगोट किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्यों ना बने, वो डिप्लॉयड इन नेचर होगा। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हमारा हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। ओके, फर्टिलाइजेशन हुआ, मिक्सअप ऑफ सेल्स हुआ, जिसमें सेल्स मिक्स होकर के 2n सेल बनाया सेल्स ने। ओके, न्यूक्लियस दोनों का मिक्स हो गया, 2n बना दिया। ओके, ये कैसा सेल बना, ये बना डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल बना। ओके, अब डिप्लॉयड सेल जब बना तो इस केस में होता क्या है, प्रोटिस्टा के केस में होता क्या है कि ये डिप्लॉयडी ज़्यादा देर तक संभली नहीं रहती है। ओके, ये डिप्लॉयडी आगे कंटिन्यूएशन नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाता है, जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। समझ में आया, क्योंकि ये इसको, इस फेस को ये ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जाइगोटिक
मियोसिस करेगा। तो जाइगोटिक मियोसिस करेगा तो क्या बन जाएगा, इससे आप लोग समझ ही चुके होंगे, क्योंकि डिप्लॉयड सेल में मियोसिस हुआ यानी कि क्या बनाएगा, एन सेल्स बनाएगा। ओके, एन सेल्स बनाएगा, दैट इज द सेल बना देगा जो कि हमारा प्रोटिस्टा बन जाएगा, नॉर्मल प्रोटिस्टा। ओके, इसमें जाइगोटिक मियोसिस हुआ जिसके कारण जाइगोट डिवाइड हुआ अलग अलग सेल्स में, अलग अलग सेल्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रोटिस्टा बन गया। समझ में आया? तो यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये जाइगोटिक मियोसिस होता है, तो हम लोग आंसर करेंगे इन प्रोटिस्टास। ओके, प्रोटिस्टास के हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता है। ठीक है, इसमें कोई एम्ब्रॉयो फॉर्मेशन नहीं होता है, ये जाइगोट ही मियोसिस कर लेता है। एकदम से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जाइगोटिक मियोसिस हुआ, इसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन से प्रोटिस्टा में होता है। तो इसका एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट में हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ओके, अब नेक्स्टली हम लोग करेंगे द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो जस्ट इसके ऑपोजिट होगा। ओके, हम लोग अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की ओर चलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो नेक्स्टली जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो किस में होता है, उसके लिए हम लोग एग्जांपल देख देते हैं। ऑल द डाई एटम्स ऑफ प्रोटिस्टास। ओके, डाई एटम्स ऑफ प्रोटिस्टा में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो सबसे पहली बात, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले जो सेल बॉडी रहेगा डिप्लॉन्टिक। ओके, जो सेल बॉडी रहेगा, जो हमारा प्रोटिस्टा रहेगा वो कैसा रहेगा देखने में, बताइए क्या वो डिप्लॉयड रहेगा या हेप्लॉयड रहेगा, क्या रहेगा? सिंपल सी बात, सिंस कि इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चल रहा है यानी कि ये बॉडी कैसा रहेगा, ये डिप्लॉयड बॉडी रहेगा। ओके, ये बॉडी हमारा 2n बॉडी रहेगा, ये ऑर्गेनिज्म ही हमारा 2n ऑर्गेनिज्म रहेगा। समझ में आया? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रहेगा। तो सीधी सी बात, इसमें कौन सा डिवीजन हो सकता है, बताइए कौन सा डिवीजन हो सकता है? डिप्लॉयड बॉडी है, इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा? अगर गैमेट फॉर्मेशन करना है तो कौन सा डिवीजन होगा? यहाँ पे हमारा मियोसिस होगा। ओके, यहाँ पे हमारा मियोसिस होगा क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन करना है। ओके, नॉट सेम ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है, हमें क्या बनाना है, यहाँ पे डिप्लॉन्टिक बॉडी से गैमेट फॉर्मेशन करना है। जो मियोसिस के थ्रू होगा तो गैमेट बनेगा हमारा एन। आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है कि अगर यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन करना है बाय 2n तो क्या हो जाएगा, हम लोग कौन सा प्रोसेस करेंगे, माइटोसिस करेंगे या मियोसिस करेंगे? सिंपल सी बात, हम लोग मियोसिस करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, क्योंकि 2n n में कन्वर्ट तभी होगा जब मियोसिस होगा। समझ में आया? तो क्या हुआ, यहाँ पे दो गैमेट्स बने, दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा सेल बनेगा वो बनेगा 2n, दैट इज जाइगोट। आप लोगों को पहले से ही पता है कि जाइगोट बनेगा हमारा सेल। ओके, अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट ही अपने लेटर स्टेजेस में जब ये आगे बढ़ेगा, मैच्योर होगा, तो यही जाइगोट क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर प्रोटिस्टा बन जाएगा। इस जाइगोट में किसी डिवीजन की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर प्रोटिस्टा बन जाएगा। ओके, और फिर से ये इसी तरह से गैमेट फॉर्मेशन करेगा, फिर से फर्टिलाइज होगा। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है और इसका लाइफ साइकिल ऑलवेज डिप्लॉन्टिक होता है। ओके, डिप्लॉयड बॉडी ही इसका ऑलवेज रहता है, बस एक समय ये हेप्लॉयड बनाता है, कब, जब इसको गैमेट बनाना रहता है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बना हमारा, ये जो लाइफ साइकिल हो गया ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। ओके, इसका जो डोमिनेंट फेज है, इसके बॉडी का जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, वो डिप्लॉयड बॉडी है। ओके, और इसमें हम लोग एग्जांपल क्या करते हैं, दैट इज डाई एटम्स। ठीक है, डाई एटम्स जो कि एक तरह के प्रोटिस्टाज हैं, ये इनमें आते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझे कि प्रोटिस्टाज जो होते हैं वो किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते हैं। ओके, सबसे पहली बात कि जाइगोटिक मियोसिस किसमें होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट में मियोसिस ऐसा क्या कभी होता है किसी ऑर्गेनिज्म में? नहीं, बहुत मतलब मेनली करके ऐसा किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ये सिर्फ वन एंड ओनली प्रोटिस्टा में होता है, जिसमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाई देता है, उसी में जाइगोटिक मियोसिस होता है। ओके, और नहीं तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जाइगोट फर्दर
माइटोटिकली डिवाइड हो करके एम्ब्रियोज बनाता है। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोगों ने हायर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा होगा कि जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है आगे चल के, ठीक है, बाय माइटोटिक डिवीजन। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारे प्रोटिस्टा के केस में क्या हो रहा है, वो भी डायनोफ्लैजेलेट्स के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना प्रोटिस्टा का लाइफ साइकिल, प्रोटिस्टा का क्या कहते हैं इसको, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने समझ लिया है। अब नेक्स्टली हम लोग करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसे हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोड्स एंड ऑल्सो यूग्लिनोइड्स, सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, बस उसके लिए आप लोग को ये बेस समझ में आना चाहिए। ओके, और अगर आप लोग को ये बेस अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसे और अच्छे से कंटिन्यू करूँगी। आगे का इसका टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और अगर आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ना है ये सारा टॉपिक्स, तो हम लोगों ने 11th का सिलेबस भी शुरू कर दिया है। ओके, हम लोगों के ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं दाऊद नगर में, तो आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।